दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच ईरान के समर्थन में अरब देशों ने अमेरिका को दे दी वार्निंग। सऊदी अरब ने जीत लिया दिल, साफ कहा ईरान पर हमले के लिए अपना हवाई क्षेत्र नहीं देंगे। उधर ईरान का भी दो टूक जवाब, अगर हमला हुआ तो अमेरिका और इस्राएल के हित दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। IRGC हाई अलर्ट पर, मिसाइल फोर्स पूरी तरह तैयार। और इसी बीच 24 घंटे के अंदर तुर्की से ईरानी मंत्री का दूसरी बार संपर्क, और साथ में अचानक इस्राएल छोड़ भागे प्रधानमंत्री नेतन्याहू का सरकारी प्लेन। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना देर किए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ईरान पर हमले की तैयारी में है। ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच ट्रंप प्रदर्शनकारियों से अपना विरोध जारी रखने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों से एक बार फिर कहा है कि मदद रास्ते में है, जिसे लेकर ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप की इन धमकियों के बीच अरब के बड़े देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की वार्निंग दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा था कि सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी देशों ने दिसंबर के अंत से ईरान में फैल रहे विरोध प्रदर्शनों पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देने से काफी हद तक परहेज किया है। इन प्रदर्शनों में अब तक हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब, ओमान और कतर ने व्हाइट हाउस को बताया है कि ईरानी शासन को गिराने की कोशिश करना भी वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर कर देगा और अंत इसका नुकसान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही होगा। यही नहीं, बाकायदा सऊदी अरब ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अपना एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने नहीं देगा। लेकिन इसी बीच व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ट्रंप इन चेतावनियों को मानेंगे, इसकी संभावना बेहद कम है। अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर कई तरह की राय सुनते हैं, लेकिन अंत वही फैसला लेते हैं जो उन्हें सबसे बेहतर लगता है। इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए मदद रास्ते में। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरानी देशभक्तों, विरोध जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, हथियारों और अत्याचारियों के नाम याद रखो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, मदद रास्ते में। इसके जवाब में ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर दोबारा कोई हमला हुआ तो वो पश्चिम एशिया में अमेरिका और इस्राएल के हितों को निशाना बनाएगा। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा, खतरों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास चौंकाने वाले उपाय होंगे। यदि दुश्मनों की ओर से कोई भी दुस्साहस किया गया तो दुनिया के किसी भी कोने में उनके सभी हितों पर हमला किया जाएगा। वहीं ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने दावा किया है कि वो इस समय अपनी सबसे ऊंची रक्षा तैयारी की स्थिति में है और ईरान पर होने वाले किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मौसवी ने बुधवार को कहा कि अगर ईरान के खिलाफ कोई भी आक्रामक कदम उठाया गया तो उसे कुचल दिया जाएगा। जनरल मौसवी ने बताया कि जून 2025 में हुए 12 दिनों के अमेरिका इस्राएल युद्ध के बाद से ईरान ने अपने एरोस्पेस हथियारों और तकनीक के उत्पादन में काफी तेजी लाई है। युद्ध के दौरान जो भी कमजोरियां सामने आई थी उन्हें अब पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है। उनके मुताबिक IRGC की एरोस्पेस फोर्स इस वक्त अपनी तैयारी के शिखर पर है और देश की हिफाजत के लिए घरेलू रक्षा उद्योग दिन रात काम कर रहा है। इसी बीच तुर्की और ईरान के बीच हालात को लेकर बातचीत तेज हो गई। बुधवार को तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची के बीच 24 घंटे के अंदर दूसरी बार फोन पर बात हुई। तुर्की के राजनयिक सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में हाकन फिदान ने साफ तौर पर कहा कि बढ़ते तनाव को कम करने का सबसे सही और जरूरी रास्ता बातचीत और कूटनीति ही है, न कि टकराव। पूरे इलाके में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और ईरान के वरिष्ठ अधिकारी
आरागची की बातचीत में ईरान के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शन, बाहरी दखल और किसी संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका पर चर्चा हुई। दरअसल तुर्की के लिए यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि उसकी ईरान से लंबी सीमा लगती है। हालात बिगड़ने पर शरणार्थियों का दबाव और सुरक्षा खतरे सीधे तुर्की को प्रभावित कर सकते हैं। तुर्की खुद को इस संकट में संतुलन बनाने वाली ताकत के तौर पर देख रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगान की सरकार बातचीत के जरिए समाधान की बात करती रही। इसी वजह से तुर्की नहीं चाहता कि हालात किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलें, क्योंकि इसका असर उसकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेहरान से लगातार संपर्क में रहकर तुर्की न सिर्फ हालात को करीब से समझना चाहता है, बल्कि तनाव कम करने की कोशिशों में भी अपनी भूमिका निभाना चाहता है। उधर ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंसा बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि अब तक करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रॉयटर्स से बात करने वाले सूत्रों ने आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों के लिए आतंकवादी गुटों को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ओल्कर टर्क ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती और हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। सूत्रों के अनुसार आईआरजीसी के सुरक्षा बल सड़कों पर गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं और कुछ मामलों में लोगों को मोबाइल फोन अनलॉक करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई दिनों से इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद है, जिससे लोग सैटेलाइट टीवी पर निर्भर है, लेकिन वहां भी भारी जैमिंग की शिकायतें हैं। तेहरान समेत कई शहरों में घर घर तलाशी और सैटेलाइट डिश जब्त किए जाने की खबरें हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन सख्त पाबंदियों और बढ़ती मौतों के बावजूद अब भी जारी है। इस बीच ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस्राएल का आधिकारिक सरकारी विमान विंग ऑफ जायन एक बार फिर चर्चा में है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक ये विमान इस्राएली हवाई क्षेत्र छोड़कर भूमध्य सागर की ओर उड़ गया। इसके बाद अटकलें शुरू हो गई कि कहीं ये कदम ईरान से संभावित जवाबी हमले के डर से तो नहीं उठाया गया। फ्लाइट डेटा के अनुसार विमान ने दक्षिणी इस्राएल के नेवाटिम एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी जब जब ईरान के साथ टकराव बढ़ा, तब इस विमान को इस्राएली हवाई क्षेत्र से बाहर भेजा गया ताकि किसी भी संभावित ईरानी मिसाइल हमले से इसे सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि इस्राएली अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि ये उड़ान ईरान से जुड़े तनाव की वजह से नहीं, बल्कि एक नियमित ट्रेनिंग मिशन का हिस्सा है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए कई लोग इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 13 जून को ईरान के ठिकानों पर इस्राएली हमले के कुछ घंटों बाद भी ये विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ता दिखा था। इसी तरह 13 अप्रैल 2024 को ईरान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले से पहले भी इस विमान को नेवाटिम एयरबेस से बाहर भेज दिया गया था और बाद में वही एयरबेस ईरानी हमले का निशाना बना। दरअसल विंग ऑफ जायन इस्राएल सरकार का मुख्य आधिकारिक ट्रांसपोर्ट विमान है। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के लिए होता है। ये इस्राएली वायुसेना के अधीन है और खास तौर पर वीवीआईपी मूवमेंट के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप कमेंट में जरूर बताएं कि ईरान के मौजूदा हुकूमत को आप समर्थन करते हैं या नहीं।